Bismillahirrahmanirrahim. Dear followers, our next chapter is Basic Operation Amplifier Circuits. हम इस चैप्टर के अंदर तीन किस्म की जो सर्किट्स हैं, बुनियादी सर्किट्स, वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कंपैरेटर्स, इसके बाद समिंग एम्पलीफायर्स, इंटीग्रेटर्स एंड डिफरेंशिएटर्स। इनके लेक्चर्स साथ ही बाद में आएंगे। तो आज सबसे पहले देखते हैं कि कंपैरेटर्स क्या हैं, क्या करते हैं और कैसे ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है वो कंपैरेटर्स के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, हमारे पास ऑपरेशन एम्पलीफायर जो आपने जिनसे आप वाकिफ़ होंगे, ऑपरेशन एम्पलीफायर्स में दो किस्म की इनपुट्स होती हैं। एक इन्वर्टिंग इनपुट होती है, एक नॉन इन्वर्टिंग इनपुट होती है, और वो अपनी आउटपुट देते हैं आगे। अगर आपका एम्पलीफायर ओपन लूप हो, यानी उसको फीडबैक ना दिया जाए, आउटपुट को वापस इनपुट पे फीडबैक ना दिया जाए, उस सूरत में आपका जो ऑपरेशन एम्पलीफायर है वो ऑटोमेटिकली कंपैरेटर के तौर पर काम करना शुरू कर देता है। ये बात आपने याद रखनी है कि कंपैरेटर्स के लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि आपका ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है वो विदाउट एनी फीडबैक होगा, यानी ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में होगा। पहली शर्त ये है। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब भी आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में होता है, तो उसका आउटपुट जो गेन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है? अब जो गेन ज़्यादा होने का हमें बेनिफिट मिलेगा, लेकिन वहाँ उसके लिए हमारे लिए एक खदशा ये भी होता है कि जब उसका गेन ज़्यादा होता है, तो बहुत थोड़े से ही डिफ़रेंस से, क्योंकि कंपैरेटर करेगा क्या? वो अपनी दोनों इनपुट्स को कंपेयर करेगा और कंपेयर करके उसका जो डिफ़रेंस है वो आउटपुट पे लेके आएगा। तो अगर बहुत माइनर सा भी डिफ़रेंस पाया जाता हो दोनों इनपुट्स में, तो क्योंकि गेन ज़्यादा होगा तो आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ज़्यादा आउटपुट जो है वो ऑपरेशन एम्पलीफायर को बेसिकली सैचुरेशन में ले जाएगी, और उसका हम नहीं चाहते सैचुरेशन में जाए, क्योंकि आप ये समझें कि उसकी एक लिमिट बन जाएगी। हम नहीं चाहते कि वो अपनी लिमिट से आगे बढ़े, क्योंकि वो लिमिट से आगे बढ़ेगा तो वो सैचुरेशन में चला जाएगा। हमने उसको सैचुरेट होने से बचाना है। तो ये सारी चीज़ें आइए हम थोड़ी तफसील के साथ देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे यही ज़िक्र किया गया है कि कंपैरेटर क्या है। ये स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट है जो दोनों अपनी इनपुट्स को कंपेयर करता है। ठीक है? अमूमन क्या होता है, एक इनपुट के ऊपर रेफरेंस वोल्टेज दे दी जाती है और दूसरी इनपुट पे एक इनपुट सिग्नल दिया जाता है जो कि बेसिकली जिसको हम रेफरेंस के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, और उसका कंपैरिजन आउटपुट पे अपीयर हो जाता है। यहाँ मिसाल भी दी गई है जो है वो कि अगर आप क्या इनपुट पे जो वोल्टेजेस हैं उनका डिफरेंस 0.25 मिली वोल्ट यानी बहुत ही माइनर सा भी हो, तो क्योंकि इसका गेन ओपन लूप गेन ज़्यादा है, अगर फ़र्ज़ करें 1 लाख है तो 1 लाख को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 मिली वोल्ट से, तो ये 25 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है। ठीक है? बाकी जहाँ पे जो ज़िक्र किया गया है वो पास स्विचिंग का ज़िक्र किया गया है। अब हम देखते हैं कि ज़ीरो लेवल डिटेक्शन क्या है। ज़ीरो लेवल डिटेक्शन ये है कि आपने पहले भी बताया गया है कि एक वोल्टेज को रेफरेंस के तौर पर लेना है। अगर आपकी रेफरेंस वोल्टेज ज़ीरो वोल्ट हो, यानी ग्राउंड हो, तो दूसरे तरफ जो भी आप इनपुट देंगे वो ग्राउंड के साथ यानी ज़ीरो के साथ डिफरेंस के साथ आपको आउटपुट देगा। तो अगर आप ज़ीरो लेवल डिटेक्शन में क्या करते हैं कि आप अपनी इन्वर्टिंग इनपुट पे, यानी आपको पता है प्रोफेशनल एम्पलीफायर की एक इनपुट इन्वर्टिंग होती है जो बेसिकली नेगेटिव साइन के साथ होती है, दूसरी को नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं जो पॉजिटिव साइन के साथ होती है। पॉजिटिव वाली साइड जो वेव दी जाती है वही वेव जो है कंपैरेटर वही वेव रिसीव कर लेता है हूबहू, लिहाजा वो इसको इन्वर्ट नहीं करता। हम इसलिए इसको नॉन इन्वर्टिंग कहते हैं, और क्योंकि ये नेगेटिव साइन की वजह से इन्वर्ट हो जाती है इसलिए इसको इन्वर्टिंग इनपुट कहते हैं। आप इन्वर्टिंग साइड पे ग्राउंड कर दें यानी 0 वोल्ट कर दें, और आप नॉन इन्वर्टिंग साइड पे अपने इनपुट सिग्नल दे दें, तो वो ज़ीरो के रेफरेंस से आपको आउटपुट दे देगा। आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं 13.1 फिगर में कि आपकी रेफरेंस 0 वोल्ट है। जो ही आपकी आउटपुट, याद रखिएगा आउटपुट की ये खासियत होगी अब कंपैरेटर के अंदर
कि इसकी आउटपुट जो है 2 स्टेट्स में होगी, एक वी आउट मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन, वी आउट मैक्सिमम नेगेटिव डायरेक्शन। तो जो ही 0 से बड़ी तो ये पॉजिटिव मैक्सिमम पे चला गया, और थ्रू आउट वो सारा वक्त जब वो पॉजिटिव थी, चाहे उसकी वैल्यू में इजाफा हो रहा था या कमी हो रही थी, जब तक वो पॉजिटिव थी यानी ग्रेटर देन 0 थी, तब तक क्या था कि ये पॉजिटिव वी आउट मैक्सिमम पे रही है। जो ही वो 0 से बिलो हुई या डायरेक्शन बदली है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में वी आउट मैक्सिमम की तरफ होगी। तो ये देखें 2 स्टेट्स आती हैं, यही वजह है कि इसमें 2 स्टेट्स होती हैं कंपैरेटर में। तो इसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन या एनालॉग टू डिजिटल इंटरफेस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डिजिटल के अंदर 2 ही स्टेट्स होती हैं। नॉन ज़ीरो लेवल डिटेक्शन। तो नॉन ज़ीरो लेवल डिटेक्शन में अब आप समझ जाएं कि आपका रेफरेंस अब ज़ीरो नहीं है, कोई और रेफरेंस वोल्टेज है। अगर आपको रेफरेंस वोल्टेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका यहाँ ये बताया गया है कि आप बराह रास्त जितने वोल्ट का रेफरेंस लेना चाहते हैं, उतने वोल्ट की बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दें। अब इसमें जो भी रेफरेंस वोल्टेज आप चाहें दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो ऑलरेडी वहाँ सोर्स मौजूद है, आप उसके साथ वोल्टेज डिवाइडर बायस कनेक्ट का सेटअप बना लें। उससे ये होगा कि आपको नया वोल्टेज सोर्स रिक्वायर्ड भी नहीं होगा, आप उसी पहले वोल्टेज सोर्स से ही अपनी मर्जी की वोल्टेज हासिल कर सकते हैं इस फार्मूले के मुताबिक, जिसमें R2 और R1 प्लस R2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अपनी मर्जी से R2 और R1 के इंतखाब से आप किसी भी अपनी मर्जी की वी रेफरेंस वोल्टेज हासिल कर सकते हैं। तीसरा तरीका यह है कि आप इसमें एक जीनर डायोड ले लें। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जीनर जो रिवर्स बाइस में, जीनर फॉरवर्ड बाइस में ऐसे ही काम करता है जैसे कोई आम जनरल पर्पस डायोड काम करता है। 0.7 वोल्ट का सिर्फ ड्रॉप देता है, और लेकिन जब वो रिवर्स बाइस में होता है तो वो बेसिकली कंडक्ट करता है जिनर ब्रेकडाउन के अंदर, और जितना जिनर ब्रेकडाउन की जो जिनर वोल्टेज होगी, वो वोल्टेज उसके क्रॉस में जो है वो आपको पता है कि ठहर जाती है, लॉक हो जाती है। तो लिहाजा जिनर डायोड एक रेगुलेटर के तौर पर यूज होता है। जिस वैल्यू का जिनर वैल्यू का आप डायोड इस्तेमाल करेंगे, वो वैल्यू आपकी रेफरेंस वोल्टेज हो जाएगी। इस तरह से आप उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रिवर्स में कनेक्ट किया गया है, एनोड को ग्राउंड कर दिया गया है और कैथोड को आगे पॉजिटिव वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया है। तो ये रिवर्स में कनेक्ट है, तो लिहाजा रिवर्स में जीनर ब्रेकडाउन में चला जाएगा, और जो जीनर ब्रेकडाउन की वैल्यू है, ये वही वैल्यू इसके क्रॉस ठहर जाएगी। तो रेफरेंस वोल्टेज आपकी इक्वल टू वी जेड हो जाएगी। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी मेथड आप चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। उस सूरत हाल में होगा क्या, ग्राफ में की बात करें तो अब आपका जो है डीसी लेवल राइज कर गया है, रेफरेंस लेवल राइज कर गया है। तो अब आप यहाँ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहुत थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव मैक्सिमम अचीव होगा आपको कंपेरेटर का, और बाकी ज़्यादा देर नेगेटिव अचीव होगा, क्योंकि अब रेफरेंस से अबव इसका रहने का वक्त जो है, पीरियड जो है वो काफ़ी छोटा हो गया है। अगर ये नीचे होता तो सोचें ये इतनी विड्थ होती इसकी, हाफ विड्थ होती, लेकिन अब हाफ नहीं रही, उससे कम हो गई है। तो जितना रेफरेंस वोल्टेज बढ़ा देंगे, इसके ऑन होने का पीरियड या पॉजिटिव वेव का पीरियड उतना शॉर्ट होता जाएगा, और जितना आप रेफरेंस को कम कर देंगे, उतना ही ये बढ़ता जाएगा पॉजिटिव। हम रेफरेंस वोल्टेज को नेगेटिव भी रख सकते हैं अपनी ज़रूरत के तहत, जैसे चाहें। ये एग्जांपल है, आपने इस एग्जांपल को भी सॉल्व कर लेना है। इसमें 15 वोल्ट को कैसे R1 और R2 के ज़रिए से रेफरेंस में 1.63 वोल्ट के साथ उसको रेफरेंस वोल्टेज प्रोवाइड की गई है, और हम इनपुट सिग्नल जो है ना पीक वोल्टेज 5 वोल्ट है, और आउटपुट का जो एज्यूम किया गया है 14 वोल्ट जो है प्लस माइनस। तो देखें कितनी देर के लिए प्लस 14 आपको अचीव होता है, बाकी देर के लिए वो माइनस 14 मिलता है। तो तब जब वो 1.63 इस रेफरेंस से अबव चला जाता है। अब यहाँ पे हम नॉइज़ की बात करते हैं। तो नॉइज़ जो है वो हमारी जो आउटपुट्स हैं उनमें काफ़ी फ़र्क डाल देती है, और एक्चुअली वेव जो है वो इतनी स्मूथ नहीं होती जैसे हमें नज़र आती है, उसमें नॉइज़ होती है। और ये नॉइज़ सबसे ज़्यादा कब मुतासर करती है? ये नॉइज़ सबसे ज़्यादा मुतासर तब करती है जब वेव बेसिकली रेफरेंस पॉइंट को छोड़ रही होती है, उससे ऊपर जा रही होती है, उससे नीचे, क्योंकि वही एक ट्रांजिशन या ट्रिगरिंग पॉइंट होता है। तो बेसिकली ये जो ट्रिगरिंग पॉइंट है, यहाँ पे एक इरेटिक किस्म की आउटपुट वोल्टेज हमें मिलती है, और आप देख सकते हैं कि जब 0 वोल्ट से एक दफ़ा वेव अबव चलेगी, तो अब हमें ये वी पॉजिटिव में मैक्सिमम मिलती है। अब हमारे लिए होना तो यही चाहिए था कि वो पॉजिटिव ही रहे, हत्ता कि एक ही दफ़ा जाके नेगेटिव हो, लेकिन ये फ्लक्चुएशन उसको 2 बार फिर से नेगेटिव में लेके आती है।
2 बार उसको ज़ीरो लेवल पे से बिलो लेके जाती है इवन, तो ये 2 बार उसमें दोबारा से आप देखें कि ये नेगेटिव में चला जाता है। इसी तरह अगेन जब वो अगली जगह दोबारा से फिर ज़ीरो के करीब पहुँचेगा तो फिर से एक दफ़ा अगर वो नीचे चला गया था उसे वापस नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो फिर से एक दफ़ा पॉज़िटिव होता है। तो यहाँ पे भी हमें ये एरेटिक किस्म की आउटपुट मिलती है, जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। और इसका जो हल पेश किया गया है, वो हल जो है वो बेसिकली हिस्टेरिसिस एक मेथड है, और हिस्टेरिसिस जो है इस टेक्निक के ज़रिए से इसका हल निकाला गया है। और ये जो हिस्टेरिसिस टेक्निक है, ये टेक्निक ये कहती है कि आप क्या करें कि जब आप अपर साइड पे जा रहे हों तो आप अपना रेफरेंस लेवल अप कर दें, और जब आप डाउन आ रहे हों तो अपना रेफरेंस लेवल डाउन कर लें। यानी कि इस वक्त हमारे पास मौजूदा सूरत हाल में एक ही रेफरेंस लेवल है, ज़ीरो लेवल है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो लिहाजा वो कहता है कि आप ऐसा करें कि चढ़ते वक्त ऊपर रेफरेंस लेवल को ऊपर ले जाएं और उतरते वक्त रेफरेंस लेवल को नीचे ले आएं। तो ये बेसिकली दो रेफरेंस लेवल हो जाएंगे। ऊपर वाले रेफरेंस लेवल को नाम दिया गया है अपर ट्रिगरिंग पॉइंट, और नीचे वाले रेफरेंस को नाम दिया गया है लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट। तो ये आप देख सकते हैं अपर ट्रिगरिंग पॉइंट, ये इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि वेव जब ऊपर जाती है तो अपर ट्रिगरिंग पॉइंट यहाँ ऊपर ले गए हैं और लोअर ट्रिगरिंग पॉइंट यहाँ नीचे ले आए, और इसकी वजह से अब हमारे लिए जो वेव में ये एरेटिक किस्म की आउटपुट आती थी, अब वो देखें काफ़ी हद तक कम हो गई है, अब उसका खदशा कम हो गया है। अब इसके लिए जो फिजिकल अरेंजमेंट किया गया है हिस्टेरिसिस के लिए, उसमें एक सर्किट के अंदर एक तब्दीली लाई गई है। पहली तब्दीली तो ये लाई गई है कि इससे पहले हमने रेफरेंस वोल्टेज जो है वो इन्वर्टिंग पे दी थी, और अपने नॉन इन्वर्टिंग के ऊपर हमने इनपुट सिग्नल दिया था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि हम इनपुट जो है वो इन्वर्टिंग इनपुट पे दे रहे हैं। ठीक है, इनपुट सिग्नल, और हम जो आउटपुट सिग्नल है उसको हम एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के जरिए हम पॉजिटिव जो आपकी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट है उस पर उसको फीडबैक कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह करने से क्या होगा कि आपके रेफरेंस की दो लेवल्स सेट हो जाएंगे। तो अपर लेवल के लिए आप वी आउट जो पॉजिटिव है उसको अगर आप R2 और R1 प्लस R2 के साथ इसका कम्बिनेशन बनाएं, सॉल्व करें, तो ये आपको अपर लिमिट दे देगा। इसी तरह से अगर आप लोअर लिमिट लेना चाहते हैं, तो लोअर लिमिट के लिए आपको क्या करना होगा, ये नेगेटिव को साथ, ये जो इक्वेशन आपकी 13.2 है इसके ज़रिए से आप लोअर लिमिट ले सकते हैं। तो इन दोनों लिमिट्स का जो डिफरेंस होता है इसको कहते हैं द अमाउंट ऑफ हिस्टेरिसिस। यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट का ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या कहलाता है, ये बताता है कि आपकी जो हिस्टेरिसिस है उसकी अमाउंट कितनी है, कितना ज़्यादा हिस्टेरिसिस आप इसमें अचीव कर रहे हैं। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ये आपका नॉइज़ को रिमूव करने के लिए, या आपका जो हिस्टेरिसिस का जो एक ये सेटअप है ये पहले से ही जो है इनबिल्ट होता है। ठीक है, और अगर बिल्ट इन हिस्टेरिसिस हो तो फिर आपके कंपैरेटर का नाम जो है वो श्मिट ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, श्मिट ट्रिगर बेसिकली एक ऐसा कंपैरेटर है जिसमें पहले से ही हिस्टेरिसिस बिल्ट इन होता है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है, इस एग्जांपल को सॉल्व करना है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो आउटपुट बाउंडिंग है। आउटपुट बाउंडिंग क्या है, ये जिक्र हमने शुरू में किया था कि आपकी जो आउटपुट है, क्योंकि गेन बहुत ज़्यादा है तो मामूली सा डिफरेंस एक बड़ी आउटपुट देगा, और वो बड़ी आउटपुट आपके जो ट्रांजिस्टर हैं उनको सैचुरेशन में ले जाएंगी। और सैचुरेशन में हम लेके नहीं जाना चाहते, हम चाहते हैं कि उससे पहले लिमिटेड रहे, उसको बाउंड रहे। अब लिहाजा आपकी आउटपुट की रेंज को एक हद में रखना, लिमिटेड रखने के प्रोसेस को बाउंडिंग का नाम दिया गया है यहाँ पे। और ये बाउंडिंग हम अचीव करेंगे एक ज़ेनर डायोड के ज़रिए से। तो ज़ेनर डायोड से फीडबैक लेंगे। तो देखते हैं कि ज़ेनर डायोड के फीडबैक से क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे। अब होगा क्या कि आपने एक ज़ेनर डायोड लेना है, और वो आपकी इनपुट जो जहाँ पे आप दे रहे हैं इन्वर्टिंग आपकी जो इनपुट है, वहाँ पे आप उसको एनोड कनेक्ट कर दें और उसका कैथोड आउटपुट के साथ कनेक्ट कर दें। अब होगा क्या, जब पॉजिटिव वेव जो है यहाँ से फ्लो करेगी, तो पॉजिटिव वेव बेसिकली इनपुट पे पॉजिटिव होगी,
लेकिन कंपैरेटर के अंदर वो इन्वर्ट होगी, आउटपुट पे नेगेटिव हो जाएगी। इस सूरत हाल में आपकी ये वाली साइड यहाँ आपके ज़ीनर का एनोड कनेक्ट है, ये पॉज़िटिव के साथ कनेक्ट है और आउटपुट जो है वो नेगेटिव है, तो आपका कैथोड नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी जो आउटपुट है वो क्योंकि नेगेटिव है, तो आपका ज़ीनर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो जाएगा। तो जब ज़ीनर फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होता है, तो वो बिल्कुल एक जनरल पर्पस डायोड की तरह बिहेव करता है और वो आउटपुट 0.7 वोल्ट ही देगा। आप देख सकते हैं कि आउटपुट नेगेटिव है क्योंकि इन्वर्ट होके नेगेटिव हुई है, पॉज़िटिव इन्वर्ट होके नेगेटिव हुई है और वो सिर्फ़ लिमिट है 0.7 वोल्ट पे क्योंकि सारा फ्लो जो है वो थ्रू डायोड हो जाएगा, थ्रू इससे नहीं होगा क्योंकि डायोड उसको ज़्यादा आसानी ऑफ़र कर रहा है, तो लिहाज़ा 0.7 के ड्रॉप के साथ आउटपुट नेगेटिव इस तरह आएगी। जब इस तरह से वेव यहाँ पे नेगेटिव होगी, उस सूरत-हाल में क्या होगा, जब वेव यहाँ नेगेटिव होगी, तो आपका एनोड जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा और नेगेटिव इन्वर्ट होके आउटपुट पॉज़िटिव कर देगा और पॉज़िटिव जो है वो कैथोड से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस सूरत-हाल में आपका ज़ेनर डायोड जो है रिवर्स बायस में कनेक्ट हो जाएगा। ज़ेनर डायोड जब रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, तो उसके अक्रॉस में ज़ेनर वोल्टेज डेवलप हो जाती है। तो लिहाज़ा आउटपुट आपकी पॉज़िटिव होगी लेकिन वो उसकी जो लिमिट होगी सिर्फ़ ज़ेनर डायोड की वैल्यू के मुताबिक होगी। जिस वैल्यू का आप ज़ेनर डायोड लेंगे, उसी वही वैल्यू यहाँ लिमिट हो जाएगी। अगर ये 5 वोल्ट का ज़ेनर डायोड है, तो 5 वोल्ट से ये वैल्यू एक्सीड नहीं करेगी। तो आप देखें आपने इसको लिमिट कर दिया है, आपने इसकी नेगेटिव साइड को 0.7 वोल्ट पे लिमिट कर दिया और पॉजिटिव साइड को ज़ेनर वोल्टेज पे लिमिट कर दिया। अगर आप इसी डायोड को उल्टा कनेक्ट करें, सारी सूरत-हाल उल्टी हो जाएगी। आपकी नेगेटिव जो है माइनस ज़ेनर पे लॉक हो जाएगी और पॉजिटिव 0.7 वोल्ट पे। और अगर आप चाहें कि दोनों आपकी मैक्सिमाज़ जो है वो ज़ीनर वोल्टेज पे लॉक हो जाएँ। ऐसा ना हो कि एक वेव जो है वो ज़ीनर पे हो और दूसरी 0.7 हो। उस सूरत-हाल में आप 2 डायोड इस्तेमाल कर सकते हैं अपोज़िट डायरेक्शन में। तो जब अपोज़िट डायरेक्शन में आप 2 डायोड इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें याद रखें कि हर सूरत में एक डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होगा और एक रिवर्स बायस होगा। जो रिवर्स बायस होगा वो जो है ज़ीनर डायोड की जो ज़ीनर वोल्टेज है वो ऑफ़र करेगा और जो साथ में फॉरवर्ड होगा वो बेसिकली 0.7 वोल्ट ऐड कर देगा। तो पॉज़िटिव में भी ज़ीनर 2 के लिए देखें 0.7 ऐड हो गया है और नेगेटिव में भी जो है वो नेगेटिव साइड पे नेगेटिव तरीके से वो ऐड हो जाएगा। तो लिहाज़ा इस तरह से आप देखें हमने आउटपुट को एक लिमिट में ले आए। अब हम उसको अगर उसकी जो लिमिटेड है, जो सैचुरेशन में जाने की लिमिट है, अगर आपकी ज़ीनर वोल्टेज की वैल्यू प्लस 0.7 वोल्ट उससे छोटी है, आपका डायोड या आपकी जो सेटअप है कंपैरेटर कभी भी सैचुरेशन में नहीं जाएगा। ये बाउंडिंग से हमने ये चीज़ अचीव की है, ये एग्जांपल आपने सॉल्व करनी है, ठीक है? इसके बाद अब आप कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। यहाँ पे 2 एप्लीकेशंस का ज़िक्र है। पहली एप्लीकेशन जो है वो ओवर टेम्परेचर सेंसिंग सर्किट का है। ओवर टेम्परेचर सेंसिंग सर्किट को सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें होता क्या है और इसमें कंपैरेटर ने क्या किरदार अदा किया है। बेसिकली इसमें इसके 2 पार्ट्स हैं, बड़े 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये जो शेडेड ब्लू बॉक्स में दिखाया गया है, ठीक है? और दूसरी तरफ जो है वो एक सर्किट है जो रिले को या किसी भी इंडिकेटर को ऑन करता है। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर बेसिकली क्या है, टेम्परेचर सेंसिंग सर्किट है और इसमें 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में थर्मिस्टर इस्तेमाल किया गया है, दूसरे पार्ट में यानी R1 के तौर पर और R2 के तौर पर पोटेंशियोमीटर इस्तेमाल किया गया है। अब थर्मिस्टर की क्या ख़ासियत है? थर्मिस्टर की ये ख़ासियत है कि जब टेम्परेचर राइज़ करेगा तो थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस में कमी आ जाती है। क्यों? कोई भी ऐसा कंपोनेंट या डिवाइस जिसमें टेम्परेचर राइज़ होने से उसके रेजिस्टेंस में कमी आ जाए, उसको हम कहते हैं कि वो उसका टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट नेगेटिव है, ठीक है? वरना आम तौर पर डिवाइसेस के टेम्परेचर में इज़ाफ़े से उनके रेजिस्टेंस में इज़ाफ़ा हो जाता है, क्योंकि उनका टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट पॉज़िटिव होता है। थर्मिस्टर का टेम्परेचर कोएफ़िशिएंट नेगेटिव है, लिहाज़ा टेम्परेचर राइज़ करेगा, तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, ठीक है? अब होगा क्या, हमने एक लिमिट सेट की हुई है, एक क्रिटिकल टेम्परेचर है, हम चाहते हैं उस क्रिटिकल टेम्परेचर से हमारा टेम्परेचर राइज़ ना करे, तो लिहाज़ा क्रिटिकल टेम्परेचर जब होगा तो उसकी क्रिटिकल रेजिस्टेंस भी होगी।
तो अगर इसको एक तरह से मैं दूसरी तरह से बात करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा, हमारी ये कोशिश होगी कि थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस उस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से लो ना हो। क्योंकि टेम्परेचर अगर क्रिटिकल वैल्यू से ऊपर हो गया, तो क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस कम होती है, तो इसकी रेजिस्टेंस क्रिटिकल से लो हो जाएगी। जब इसकी रेजिस्टेंस क्रिटिकल से लो हो जाएगी, उस सूरत में हमारा जो थर्मिस्टर है, यहाँ पे एक अनबैलेंस क्रिएट होगा। अब हम उसको पे बात करते हैं। लिहाज़ा वो जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, वही क्रिटिकल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर को भी दे दी जाती है। तो आम तौर पर टेम्परेचर कम होता है, जिसकी वजह से इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और आम हालात में R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा होती है। जब R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा होती है, उस सूरत में नेगेटिव जो वोल्टेज है, इन्वर्ट होने की वजह से आपकी आउटपुट जो कंपैरेटर की आती है, वो नेगेटिव आती है। जब R1 की वैल्यू R2 से ज़्यादा होती है और हमारे ये वो नॉर्मल हालात होते हैं, उस सूरत-ए-हाल में कंपैरेटर की आउटपुट नेगेटिव होती है। नेगेटिव आउटपुट होने की वजह से आपका ट्रांजिस्टर ऑफ होता है और रिले कोई काम नहीं करती, कोई बज़र, कोई अलार्म नहीं बजाएगी। बसूरत-ए-दीगर जब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस कम होती जाएगी, जो कि पहले इससे ज़्यादा थी। करते-करते होगा क्या, ये रेजिस्टेंस R2 से कम हो जाएगी। यूँ ही R1 R2 से कम होगी, तो R2 क्योंकि पॉज़िटिव है, तो लिहाज़ा इसकी जो है वैल्यू इन्वर्ट नहीं होगी और आउटपुट आपकी पॉज़िटिव आ जाएगी। तो जब इसकी वैल्यू पॉज़िटिव आएगी, तो आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा। ट्रांजिस्टर ऑन होने से रिले ऑन हो जाएगी। रिले इस स्विच को ऑन कर देगी। इसके साथ अगर कोई भी बज़र है, अलार्म है, तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ठीक है? तो लिहाज़ा देखें यहाँ कंपैरेटर ने क्या रोल प्ले किया है कि एक वो इन दोनों के दरमियान उसने अनबैलेंस का इंतज़ार करती है, और जब अनबैलेंस हमारी फ़ेवर का हो तो आउटपुट नेगेटिव दे के सब कुछ ऑफ रखती है, और जब हमारे लिए मसला पैदा हो जाए ऐसा अनबैलेंस हो, तो उस सूरत में इसको ऑन करके वो रिले से बटन को स्विच करवा देती है। दूसरा जो इस्तेमाल है हमारे कंपैरेटर्स का, वो बेसिकली एनालॉग से जब भी डिजिटल कन्वर्जन होती है, वहाँ पे इंटरफ़ेस के तौर पर वहाँ दरमियान में कोई ऐसी चीज़ लगानी पड़ती है जिसकी इनपुट जो है वो एनालॉग हो और आउटपुट डिजिटल हो। उसके लिए ये एक साइमल्टेनियस या फ्लैश किस्म का मेथड है कि आप जो है कंपैरेटर्स लगा दें। कंपैरेटर्स क्या करते हैं, वो अपनी उनकी इनपुट कंपैरेटर्स की आपको पता है वो एनालॉग होती है, लेकिन आउटपुट पे वो 2 स्टेट्स देते हैं। लिहाज़ा उनकी 2 स्टेट से आप डिजिटल अचीव कर सकते हैं। ठीक है? यही चीज़ यहाँ की गई है। यहाँ पे एक जो है एनकोडर दिखाया गया है। एनकोडर ऐसा सर्किट होता है जिसकी जो इनपुट्स होती हैं वो 2 रेज़्ड पावर n होती हैं और इसकी आउटपुट n होती हैं। यहाँ n की वैल्यू जो है, जो सूरत-ए-हाल दिखाई गई है वो 3 है, लिहाज़ा आउटपुट इसकी 3 है। 3 पिन्स है, लेकिन इसकी इनपुट की 2 रेज़्ड पावर 3 इन 8 पिन्स हैं। तो पहली जो 0th पिन है उसको ग्राउंड किया गया है। बाकी 7 पिन्स जो हैं उनके साथ 7 ऑपरेशन एम्पलीफायर कंपैरेटर्स इस्तेमाल किए गए हैं। और इन तमाम ऑपरेशन एम्पलीफायर कंपैरेटर्स को एक सेम इनपुट वोल्टेज जो है नॉन इन्वर्टिंग पे सप्लाई की गई है, आप देख सकते हैं। और इन तमाम की इन्वर्टिंग के ऊपर रेफरेंस वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के थ्रू डिवाइड करके दी जा रही है, और ये हर एक को डिफरेंट दी जाएगी। अब होगा क्या कि जो आउटपुट है, कुछ ट्रांजिस्टर्स कुछ जो है कंपैरेटर्स जो हैं वो अपनी आउटपुट पे 0 देंगे, यानी हायर लेवल देंगे, सॉरी लोअर लेवल देंगे, कुछ जो है 1 देंगे यानी हायर लेवल देंगे। ये वन्स और ज़ीरो के ज़रिए से आपके आउटपुट का यहाँ से इंतखाब किया जाएगा। ठीक है? तो ये वो तरीका है जिसमें आपने ये पढ़ा होगा डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के अंदर भी, कि कैसे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन होती है। तो यहाँ पे भी जो है, ये एक जो है वो इंटरफ़ेस के तौर पर इनको इस्तेमाल किया गया है। ठीक है? बाकी एग्ज़ाम्पल आपने सॉल्व करनी है जिससे आपको थोड़ी-सी डिजिटल की समझ आएगी। यहाँ पे 2 स्पेसिफ़िक कंपैरेटर्स LM111 और LM311 के का ज़िक्र किया गया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन दोनों को गूगल करें, उन दोनों की डेटा शीट निकालें और आप उसको ज़रूर व्यू करें, उसमें क्या उसकी लिमिटेशंस हैं और उसकी क्या वैल्यूज़ हैं। थैंक यू वेरी मच।